बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम कौमी आमदनी और उसके तसव्वुरात पढ़ रहे हैं। कौमी आमदनी जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर है कि एक कौम की आमदनी। डॉक्टर मार्शल ने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि इससे मुराद अशिया खिदमात की वो मिकदार ली जाती है जो एक साल के अरसे में पैदा की गई हो। यानी एक मुल्क में एक साल के अरसे में जितनी अशिया खिदमात पैदा हुई हैं इसे कौमी आमदनी कहा जाता है। फिशर ने इसको इस तरह बयान किया है कि अशिया खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। इस तरह पीगो ने इसको बयान किया है कि कौमी आमदनी की कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिससे ज़र की मदद से मापा जा सके। नीज़ इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल करदा आमदनी भी शामिल होती है। तो ये इन तारीफ़ों के बाद हम इसकी जामे तारीफ़ इस तरह कह सकते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया खिदमात के सालाना बहाव की मालियत ली जाती है, बशर्ते कि उसमें से दो चीज़ें निकाल दी जाए, एक बिलवास्ता टैक्स और दूसरा फसूलगी का अलाउंस। तो अगर हम ये दो चीज़ें इसमें से निकाल देंगे तो ये बाकी को खालिस कौमी आमदनी हमारे पास रह जाएगी। इसके बाद इसके अब ये फसूलगी का अलाउंस क्या है, बिलवास्ता टैक्स क्या है। जब कोई भी कारोबार किया जाता है तो उसमें उसको सरमाए को असल हालत में बरकरार रखने के लिए उसमें फूड के अखराजात होते हैं, मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं। तो सरमाए को असल हालत में बरकरार रखने के लिए उसकी तजदीद मशीनों की तजदीद व मरम्मत के लिए कुछ पैसे रखे जाते हैं ताकि सरमाया असल हालत में बरकरार रहे। तो ये जो अमाउंट रखी जाती है मशीनों की तजदीद व मरम्मत के लिए इसको फसूलगी का अलाउंस या डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं। दूसरी बात कि अगर हम दूसरा इसमें यह है बिलवास्ता टैक्स कि जब हम कारोबारी हजरात की कौमी आमदनी मालूम करते हैं, कारोबारी हजरात की आमदनी मालूम करते हैं तो उसमें से उनकी सही आमदनी मालूम करने के लिए उनकी आमदनी में से बिलवास्ता टैक्स निकालना होता है। बिलवास्ता टैक्स क्या होता है? हमने देखा है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इतनी इसकी रिटेल प्राइस है, उसमें ये 1 रुपया इसका टैक्स है। तो वो जो टैक्स होता है वो कारोबारी हजरात की आमदनी नहीं होती बल्कि वो हुकूमत के हिस्से में चले जाता है। तो इसलिए दो चीज़ें अगर हम एक साल की अशिया खिदमात में से निकाल दें तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगी वो खालिस कौमी आमदनी रह जाएगी। अब इसके बाद इसके कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं। सबसे पहला है कौमी आमदनी खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार से मुराद एक साल के अरसे में एक मुल्क में जितनी अशिया व खिदमात पैदा हुई हैं उनका मजमुआ, इसमें बैरून मुल्क से हासिल करदा आमदनियाँ भी शामिल होती हैं। और इसमें सनती साल भर में पैदा होने वाली दरी पैदावार, सनती पैदावार और मीशत के दीगर तमाम शोबों से हासिल होने वाली पैदावार शामिल होती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की खिदमात को हम पहुँचाने वाले अफराद, डॉक्टरों, साजा, वकीलों, सरकारी अफसरों की आमदनियाँ भी साल भर में शामिल होती हैं। खिदमात सर अंजाम देने वाले अदारे मसलन बीमा कंपनियों, जहाज़रान कंपनियों, ज़राए मवासलात, कब्रसानी से हासिल होने वाली आमदनी या मुनाफा भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी खिदमात की पैदावार का मजमुआ लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि साल रवां के दौरान यानी साल के दौरान जो जितनी चीज़ें अशिया खिदमात पैदा होती हैं उनकी मालियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। और इसमें यह भी है कि किसी भी चीज़ को 2 मरतबा न गिना जाए, जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं उनको सिर्फ 1 मरतबा गिना जाए, या उनकी फिर उससे बचने की ये सूरत होती है कि उसको उसकी आखिरी शक्ल ले ली जाए। मसलन कपास को अगर हमने लिया है तो फिर अगर हम धागे को लेंगे तो सिर्फ धागे की उतनी मालियत में लेंगे जितनी उसमें उसकी मालियत में इजाफा हुआ है, या फिर ये है कि कपास को हम ना लें और इसकी आखिरी शक्ल कपड़े को और इसी तरह गन्ने की आखिरी शक्ल चीनी को ये ले। तो ये खाम कौमी पैदावार जैसे मैंने बता दिया कि इसमें ये एक मुल्क की तमाम अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी अशिया खिदमात की जो मिकदार होगी उसकी मालियत ली जाएगी। इसमें ये 10 चीज़ें शामिल होती हैं खाम कौमी पैदावार में। GNP मुसावी C+I+G, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बरामदात का फ़र्क। दूसरा सफर भी इसका ये खालिस कौमी पैदावार। कौमी आमदनी खाम कौमी पैदावार में से अगर हम डेप्रिसिएशन का अलाउंस निकाल दें, फूड के अखराजात जो पहले बताए मैंने कौमी आमदनी की तारीफ में, तो अगर हम वो मिला कर दें इसमें से तो ये हमारे पास बाकी खालिस कौमी पैदावार रह जाएगी। तीसरा है खाम मुल्की पैदावार। खाम कौमी पैदावार हमने पढ़ा है कि एक मुल्क में एक साल की अशिया एक साल के दौरान अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से जितनी आमदनी हासिल हुई है वो सारी खाम कौमी पैदावार होती है। लेकिन उसमें से अगर हम फौरन इनकम निकाल दें कि बाहर से हासिल करदा आमदनियाँ अगर हम निकाल दें, सिर्फ मुल्क के अंदर की पैदावार को लें तो ये हमारी खाम मुल्की पैदावार कहलाएगी। खाम मुल्की पैदावार को GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। GDP बराबर GNP माइनस फॉरेन इनकम, यानी बाहर से जो आमदनियाँ आई हैं वो हम इसमें से
माइनस कर देंगे खाम कौमी पैदावार में से, तो ये हमारी खाम मुल्की पैदावार रह जाएगी। नंबर 4 पे है खालिस कौमी आमदनी। जैसे हमने पहले कौमी आमदनी की तारीफ में मैंने बताया कि 2 चीज़ें निकालनी है, एक बिलवास्ता टैक्स और दूसरा डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो उसी हिसाब से ये खालिस कौमी आमदनी की तारीफ बन रही कि अब हमने खाम कौमी पैदावार में से डेप्रिसिएशन अलाउंस निकाला, तो ये खालिस कौमी पैदावार बन गई है। अब खालिस कौमी पैदावार में हम दूसरी चीज़ जो बिलवास्ता टैक्स है वो निकाल देंगे, तो ये खालिस कौमी आमदनी बन जाएगी। तो खालिस कौमी आमदनी नेट नेशनल इनकम GNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और साथ में इसमें हम जमा कर देते हैं सब्सिडीज। गवर्नमेंट बाज़ चीज़ों पर रियायत देती है, तो जो रियायतें होती हैं वो इसमें जमा कर दी जाती हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है कारोबारी ज़रात की आमदनी मालूम करने वाला किसी मालूम करने के लिए वो इसमें से निकाल दी है। तो बाकी ये हमारी खालिस कौमी आमदनी रह जाती है, जो 1 साल के अरसे में जितनी मुल्क की पैदावार होती है उसकी ज़री मालियत होती है। ये कौमी आमदनी के हवाले से 4 तस्वुरात थे। 5वां है फिर शख्सी आमदनी, कि जैसा कि नाम से इसको शख्सी आमदनी को ज़ाती आमदनी भी कहते हैं, कि एक शख्स 1 साल के अरसे में जितनी अशिया व खिदमात पैदा करता है, एक साल के अरसे में जितनी आमदनी हासिल करता है अशिया व खिदमात से, वो उसकी शख्सी आमदनी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर 1 साल में 10 लाख रुपया कमाता है, तो वो उसकी शख्सी आमदनी कहलाएगी। अब शख्सी आमदनी में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ उसमें से शामिल नहीं होती, निकाल दी जाती हैं। उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं शख्सी आमदनी में, एक इंतकाली अदायगियाँ और दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस। ये शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी का हिस्सा होते हैं। इंतकाली अदायगियाँ क्या है? बाज़ लोगों को कुछ आमदनियाँ ऐसे हासिल होती हैं कि उनके बदले में वो कोई मेहनत नहीं करते या कौमी आमदनी में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। मिसाल के तौर पर सदक़ात, खैरात, पेंशन वगैरह। तो ये जो इस तरह की आमदनी जो होती है, जो किसी को बगैर किसी काम किए बगैर मेहनत किए मिल जाए, ये इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं। दूसरा है डायरेक्ट टैक्सेस, कि हर बंदे की आमदनी में से कुछ उसने बराह रास्त टैक्स जमा करवाना होता है, जो इनकम टैक्स है मिसाल के तौर पर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें उसकी शख्सी आमदनी में शामिल होती हैं। और तीसरी एक चीज़ जो शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होती, वो होता है गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने एक कारोबार किया है, 2-3 लोगों ने, तो अगर उनको साल के आखिर में 3 लोगों ने एक कारोबार किया है, साल के आखिर में उनको 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो उन्होंने उसमें से 20-20 हज़ार तो बांट लिया, लेकिन 40 हज़ार जो था वो अपना मुश्तरका खाते में रख दिया ताकि आगे कारोबार में लगाया जा सके या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। तो वो जो गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात जो उन्होंने बांट लिया है वो तो उनकी शख्सी आमदनी का हिस्सा है, लेकिन जो उन्होंने अपने मुश्तरका खाते में रख लिया है ज़रूरत के लिए, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस लिहाज से इसकी एक विजन बन गई कि समेशन सम ऑफ पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी का मजमूआ, कौमी आमदनी जमा इंतकाली अदायगियाँ जमा डायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस इसमें से निकालना है हमने गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात। ये शख्सी आमदनी की मुसावत करनी। और लास्ट है काबिल सर्फ शख्सी आमदनी, के एक आदमी की जो पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी है उसमें से अगर वो अपने डायरेक्ट टैक्स अदा कर देता है, इनकम टैक्स वगैरह, तो उसके बाद जो आमदनी बच जाती है उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ भी चाहे उसको खर्च कर सकता है। तो एक शख्सी आमदनी में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे तो बाकी जो रह जाएगी वो काबिल सर्फ शख्सी आमदनी है। इसके बाद एक नेक्स्ट है छोटा सा कंसेप्ट, इसको कहते हैं फीकस आमदनी। फीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम फीकस आमदनी क्या है कि एक मुल्क में एक शख्स के हिस्से में सालाना औसतन कितनी आमदनी आती है। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि अगर हम कौमी आमदनी को, नेशनल इनकम जो है, उसको हम पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें, कुल पॉपुलेशन, कुल की आबादी पर तकसीम कर दें, तो इसके लिहाज से इस जो आंसर आएगा वो हमारी फीकस आमदनी या पर कैपिटा एवरेज पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो ये कौमी आमदनी के तस्वुरात थे कुछ, और अब ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कुछ ममालिक की दर्जाबंदी की गई है।
کہ ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی یا پر کیپٹا انکم $2000 سالانہ سے کم ہے وہ پسماندہ ممالک کہلاتے ہیں، اور جن کی $2000 سے زیادہ 20,000 سے کم ہے وہ درمیانے، اور جن کی $20,000 سالانہ سے زیادہ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔